हेलो बच्चों, एक बार स्वागत है आपका मॉडर्न फिजिक्स के तीसरे लेक्चर में। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग शॉर्ट में इसको PEE से डिनोट करेंगे। अब देखिए, इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये सब बस हम ऐसे पहले से लिख रखे थे। एक्चुअली हम पहले से वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन वीडियो में आवाज़ नहीं आ रहा था, इसलिए बोर्ड पे पहले से बना हुआ था। वो तो अच्छा है कि पता चल गया कि आवाज़ नहीं आ रहा, इसलिए उसको दोबारा शूट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। वो अपना कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो पहली बार ऑब्जर्व किए कि कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उस पर अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट को गिराया जाए तो उन्होंने क्या देखा कि इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू किया। ये अपना गैल्वेनोमीटर लगा दिया है इन्होंने और ये देखे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। क्यों आया होगा? क्योंकि यहाँ से कैथोड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, अल्ट्रा वायलेट रेज गिरे तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते चलते 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 ये इलेक्ट्रॉन इधर चलते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का आगे जाना मतलब करंट का पीछे आना, इसीलिए करंट देखिए ऐसे दिखाए हैं। इलेक्ट्रॉन इस पूरे रास्ते पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। हर्ट्ज ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे हम अल्ट्रा वायलेट रेज गिराते हैं तो हम उस सर्किट में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि उस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। इसका मतलब वायर्स में इलेक्ट्रॉन का दौड़ना शुरू हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि आपने इस प्लेट पे अल्ट्रा वायलेट लाइट इंसिडेंट करवाया। हर्ट्ज ने इस लाइट को हटा दिया, इस रेडिएशन को इंफ्रारेड से रिप्लेस किया। क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो आप तरह तरह के पैरामीटर्स को चेंज करके उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट पे करंट आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने इंफ्रारेड यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवाया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब कोई करंट नहीं है, ये करंट जीरो हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। तो भाई ये तो अजीब सी बात है कि अल्ट्रा वायलेट भी एक रेडिएशन है, इंफ्रारेड भी एक रेडिएशन है। अल्ट्रा वायलेट आप इंसिडेंट करवाते हैं तो आपको करंट दिख जाता है, मतलब आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन अगर आप इंफ्रारेड या फिर विजिबल इन सब को इंसिडेंट करवाते हैं तो फिर वैसे केस में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं मिल रहा। तो एक बात तो अब भी आपके दिमाग में आ चुका होगा कि डेफिनेटली ये जो करंट का आना है वो कहीं न कहीं इन रेडिएशंस पे डिपेंड कर रहा। मतलब इनमें से कुछ रेडिएशंस हैं जिनके गिरने के कारण करंट फ्लो करेगा और कुछ के कारण नहीं करेगा। मतलब हर तरह के रेडिएशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, कुछ सुटेबल रेडिएशंस की वजह से ही इजेक्शन पॉसिबल है। तो ये बात तो अब तक आपके दिमाग में आ गई होगी कि यहाँ पे कुछ भी ले लेने से करंट नहीं आएगा। कुछ सुटेबल ही रेडिएशंस हैं, कुछ सुटेबल ही वेवलेंथ है, मतलब उनको अगर इंसिडेंट करवाया जाए तो ऐसा फिनोमेनन होगा। इसी चीज को आगे एक साइंटिस्ट थे हॉलवॉस। हॉलवॉस ने क्या किया, वो एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट लिए। ये जिंक है, जिंक का एक सीट है, नेगेटिवली चार्ज है। मान लीजिए शुरुआत में इसके पास -10 कूलम चार्ज है, जस्ट समझाने के लिए केवल कि इसके पास -10 कूलम चार्ज है। हॉलवॉस इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज इंसिडेंट करवाते हैं और वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़ी देर के बाद इस जिंक प्लेट के ऊपर नेट चार्ज -5 कूलम हो गया। थोड़ा और टाइम बीतने के बाद ये घटते 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 -1 कूलम हो गया और एक वैसा भी मोमेंट आया जब ये न्यूट्रल हो गया। थोड़ा और टाइम बीतने के बाद ये प्लेट अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब जो पहले नेगेटिवली चार्ज प्लेट था अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। टाइम को और बीतने दीजिए तो हॉलवॉस ने ऑब्जर्व किया कि अब पॉजिटिव में ही बढ़ना शुरू हो गया। तो थोड़ा इस चीज को, ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा, थोड़ा इस चीज को आप खुद से समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या हो रहा होगा। ये -10 कूलम से -5 कूलम होने का सीधा मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे थी एक्स्ट्रा, जितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन की संख्या इस वक्त थी उससे कम एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस वक्त है।
उससे भी कम एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस वक्त है। ये वो मोमेंट है जब नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस नहीं है और ना ही डिफिशियंसी है। लेकिन इसके आगे वैसा मोमेंट आया जब इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी शुरू हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए पॉजिटिव चार्जेस से, और समय बीतने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में और भी कमी आ गई अंदर। तो ये जो ओवरऑल जो यहाँ पे डेटा हम लिख रखे हैं, उससे तो यही इंटरप्रिटेशन आ रहा होगा ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, इस मेटालिक जिंक के भीतर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटती जा रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक इज डिक्रीजिंग। क्यों? सवाल अब ये था कि ये घट क्यों रहा है। ये घटेगा उसका तो एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाए। तो हॉलबॉस ने इस बात को स्पेकुलेट किया कि इस रेडिएशन के गिरने की वजह से इसके भीतर के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर इसके भीतर से बाहर निकलता जाएगा तो इसके भीतर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस भी था तो बहुत देर के बाद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी में पहुंच जाएंगे। एक बात और, उन्होंने फिर क्या किया, इसको हटा दिया और यहाँ पे उन्होंने विजिबल रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाया। विजिबल रेंज वाले जो बैंड है उनमें से एक रेडिएशंस को, व्हाइट लाइट को अगर इंसिडेंट करवाया जाए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले भी -10, मतलब ये विजिबल लाइट के बाद, चूंकि शुरुआत में -10 कूलम था, तो समय बीतने के बाद ये -10 का -10 कूलम ही रहा। मतलब समय बीत जाने के कारण किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ। समय बीत जाने के कारण किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ इसके चार्ज में। तो देखिए, ये भी उसी बात को बता रहा है जो कि हर्ट्ज ने बताया था। अल्ट्रावायलेट की वजह से चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव आ रही है, जबकि विजिबल की वजह से चार्ज में कोई बदलाव नहीं, मतलब इसके भीतर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं है। मतलब सुटेबल लाइट को चुनना होगा। मतलब किसी भी लाइट के इंसिडेंट करवा देने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कुछ सुटेबल रेडिएशंस होंगे जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये सुटेबल क्या है, ये बार बार जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं सुटेबल, ये अभी आने वाले 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। लेकिन अभी तो बस यही है कि अल्ट्रावायलेट से तो हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन विजिबल की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इंफ्रारेड की वजह से भी नहीं निकला। तो ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है। देखिए, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि हो क्या रहा है। सबसे पहले ये सब फिजिकल फिनोमेनन देखा जा रहा था कि ऐसा हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन चल रहा है। हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, हॉलबॉस ने ऑब्जर्व किया। इसी बात को आगे एक और साइंटिस्ट थे, लेनार्ड ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया जो इन दोनों ने ऑब्जर्व किया। एग्जैक्टली इन्होंने भी कोई एक्सपेरिमेंट करा और उसके बाद इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करा। अब लेनार्ड इस एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर गए, तरह तरह के पैरामीटर्स को बदल के बहुत सारे ग्राफ बनाए, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारे किए, बहुत दिन तक एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे रिजल्ट्स भी बताए, लेकिन लेनार्ड इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फेल टू एक्सप्लेन ये क्यों हो रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गए। इसके बाद 1905 का दौर था जब एक यंग साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 आइंस्टाइन। उन्होंने इस फेनोमेनन को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों हो रहे हैं। इस बात को उन्होंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स सब के सब ये काम लेनार्ड का था।
क्या रिजल्ट्स है, क्या एक्सपेरिमेंट है, वो लेनार्ड कर दिए थे, लेकिन क्यों ये चीज़ें हो रही है इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस बात को एक्सप्लेन आइंस्टाइन 1905 में करते हैं सक्सेसफुली इस बात को एक्सप्लेन कर दिए थ्योरेटिकली। तो अब हम लोग यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करेंगे। ये अब तक जो हम बता रहे थे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि कैसे कैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अपने सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, तो हम लोग अब चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ से अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE। तो आप लिख लीजिए, इट इज अ फेनोमेनन, it is a phenomenon of ejecting electrons. It is a phenomenon of ejecting electrons by falling suitable light or radiations on the metal surface. On the metal surface, अच्छा लिख लीजिए आप, on the metal surface। तो अगर ये बोर्ड में आ जाता है तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है, phenomenon of ejecting electrons by falling suitable light or radiations on the metal surface। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ejected electrons are called photoelectrons. Ejected electrons are called photoelectrons, and the current due to these photoelectrons is called photoelectric current। फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो दो वर्ड और आपको मिल गए, एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और जो इसकी वजह से अगर हम सर्किट बना लेते हैं और वायर्स में करंट, सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर दे, तो इस करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, क्योंकि ये जो करंट आया वो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। फोटो का मतलब होता है रेडिएशन, लाइट। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। मतलब ये हमारे पास कोई एक मेटल है, मेटल का सरफेस, ये कोई मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, चलिए न्यू, चलिए इसका एनर्जी हम लोग फाई लिख रहे हैं। अब तक हम लोग को मालूम है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वो एच न्यू, क्योंकि पहला लेक्चर जो आप देखे होंगे तो उसमें ये बात बता दी है। ये फोटोन, रेडिएशंस कहने का मतलब क्या आ रहा है, फोटॉन्स आ रहे हैं। अगर इस रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इन सारे डब्बों का एनर्जी एच इंटू न्यू, जहाँ पे एच अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, पहले लेक्चर में ये सब सारी बातें बताए हैं। न्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो इसको आप चाहें तो h इंटू एफ भी लिख सकते हैं, पर जनरली बुक्स में अगर आप जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ इस तरह का सिंबल यूज करता है, इसलिए हम भी उसी तरह का सिंबल यूज करेंगे। अब इनके आने की वजह से
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं सरफेस से। ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर जाता है, बल्क से नहीं, ऑलवेज फ्रॉम द सरफेस। यहाँ मेटल सरफेस, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। बल्क वाले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, जो सरफेस से है वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब आप खुद से सोचिए, अगर ये न्यूट्रल होता और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया होता तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा मेटालिक सरफेस या पूरा का पूरा मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो ये बात तो मालूम चल गया। अब आइंस्टाइन ने जब इसको एक्सप्लेन किया तो वो लाइट को पार्टिकल नेचर मानकर एक्सप्लेन कर रहे थे। देखिए, लेनार्ड ने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, सब कुछ करके रिजल्ट बता दिया, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है इस बात को बताने में वो फेल कर गए। और इसी बात को बहुत सक्सेसफुली आइंस्टाइन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। आप अगर मॉडर्न का पहले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें ये बात बताया था कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। थोड़ा सा 1 मिनट हिस्ट्री पे चलते हैं। 17th सेंचुरी की बात करी जाए, मतलब 1600 से लेकर 1700 के बीच में जब न्यूटन लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने पहली बार इस बात को बताया था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, और उसको हम लोग कॉर्पोसेल्स कहते हैं। ये बात जब आगे हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी बताएंगे। लेकिन अच्छा, इसकी और लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हुए उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये दोनों प्रूव कर दिया था। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन भी प्रूव कर दिया था। मतलब उस वक्त जो बेसिक ऑप्टिकल फिनोमेनन थे उसको न्यूटन ने पार्टिकल नेचर मानते हुए प्रूव कर लिया था। लेकिन जब 18th सेंचुरी का दौर रहा तो उस वक्त कुछ और भी लाइट के फिनोमेनन सामने आए। इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, जैसे लाइट आके सातों कलर में बढ़ जाना, कहीं अचानक से स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा चमक और कहीं पे एकदम अंधेरा हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें जब लाइट का सामने आया तो इस चीज़ को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो एक साइंटिस्ट थे हाइजन, उन्होंने इस चीज़ को वेव नेचर माना कि लाइट के पास वेव नेचर है, और वेव को मानते हुए उन्होंने इंटरफेरेंस वगैरह प्रूव कर दिया। जो न्यूटन ने जो प्रूव किया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, वो भी इन्होंने प्रूव कर दिया। बाकी इंटरफेरेंस वगैरह प्रूफ हो गया। आगे और भी साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली या फिर आप फ्रॉनहोफर, ये सब आगे से फ्रेजनेल, ये सब भी आगे आते गए और उन्होंने भी अलग अलग चीज़ों को प्रूव करा। और ये सारे के सारे वेव नेचर के, मतलब हाइजन के प्रिंसिपल को मानते हुए प्रूफ हो रहे थे। मतलब 19th सेंचुरी के एंड से थोड़ा पहले तक पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को ये बात बिल्कुल कंफर्म कर चुके थे कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर है। न्यूटन गलत थे, हाइजन सही थे, ये बात लगभग सबको मानना शुरू हो गया था। लेकिन 1901 के आसपास एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ था, कॉम्पटन ने किया था, कॉम्पटन। और उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया, जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाए। और चूंकि लाइट मतलब वेव का कॉलिजन हो रहा था एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेवलेंथ में बदलाव हो गया। डेल्टा लैम्डा बराबर h/mc × 1 - cos phi। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं कि कॉम्पटन
का जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो लाइट का कॉलिजन कह लीजिए एक तरीके से वेव के साथ हुआ। अब पार्टिकल तो पार्टिकल से ही कोलाइड करेगा। तो कॉम्पटन के एक्सपेरिमेंट के बाद एक बार फिर से हवा उड़ना शुरू हो गया कि कहीं लाइट के पास पार्टिकल नेचर ही तो नहीं है। और उसी वक्त ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। हर्ट्ज, लेनार्ड, हॉलबॉस, ये सारे ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे। पर चूंकि पिछले 200 साल में लगभग हर कोई मान चुका था कि वेव नेचर है, तो ये सारे साइंटिस्ट जिनका नाम लिए अभी हम, चाहे वो हर्ट्ज हो या हॉलबॉस हो या लेनार्ड, ये इस फेनोमेनन को वेव नेचर मानकर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे और ये प्रूफ नहीं हो रहा था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो 1905 में आइंस्टाइन के दिमाग में आया कि अगर ये वेव नेचर से नहीं हो रहा तो क्या पार्टिकल नेचर से हो सकता है क्या? क्योंकि जस्ट 4 साल पहले कॉम्पटन ने फिर से लाइट का एक पार्टिकल नेचर वाला एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि इसमें पार्टिकल नेचर से ये चीज़ें प्रूफ हो। और पार्टिकल नेचर को मानते हुए आइंस्टाइन इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बहुत सक्सेसफुली प्रूफ कर दिए। और उसके बाद ये बात प्रूफ हो गया कि लाइट के पास केवल वेव नेचर ही नहीं है, पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन मतलब लाइट डुअल नेचर रखता है, कहीं वो वेव की तरह बिहेव करेगा और कहीं वो पार्टिकल की तरह। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इट इज ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इट इज ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास डुअल नेचर है। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात मतलब जो है कि यहाँ पे सुटेबल लाइट को लेना पड़ेगा। तो सुटेबल लाइट के बारे में उन्होंने बोला कि अगर इंसिडेंट रेडिएशंस या इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी एक खास एनर्जी से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में अनसक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट या फोटोन का एनर्जी एक खास वैल्यू से ज़्यादा है तो वैसे केस में वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। उस खास एनर्जी को वर्क फंक्शन बोला गया। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया जा रहा है, वर्क फंक्शन। एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब सारी बातें, खूब सारे सवाल आते हैं। और इसको उन्होंने फाइनॉट से दिखाया। क्या होता है वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी of incident photons, minimum energy of incident photons which can cause photoelectric effect is called work function. ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकलना है? तो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकलना है, तो डेफिनेटली ये मेटल के सरफेस की प्रॉपर्टी होगी। साथ ही साथ ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। तो कुल मिला के ये वर्क फंक्शन 2 बातों पे डिपेंड करने वाला है। एक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मेटल एंड दूसरा नेचर ऑफ द सरफेस। तो लिख लीजिए, it is the property of the chemical combination। एकदम याद रखिएगा जो भी चीजें बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। It is the property of the chemical combination of the material and nature of the surface, nature of the surface, chemical combination of the material and nature of the surface। ये 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात ये कि किस चीज़ का मेटल है, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर आयरन है तो उसके लिए वर्क फंक्शन कुछ और होगा, एल्युमिनियम है तो उसके लिए वर्क फंक्शन कुछ और होगा, सीजियम है तो उसके लिए वर्क फंक्शन कुछ और होगा। मतलब अलग अलग मेटल्स का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अगर एक ही मेटल है
जैसे मान लीजिए आयरन ले लिए, दो आयरन का हम ऑब्जेक्ट लिए, एक को बहुत अच्छे से पॉलिश कर देते हैं और दूसरे को बहुत डल रखते हैं, मतलब काफ़ी रफ है। दोनों आयरन ही है, मतलब दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन देखा गया कि सरफेस अलग अलग होने की वजह से भी ये वर्क फंक्शन अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों आयरन है तो दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा, नहीं, दोनों आयरन है तो केमिकली दोनों सेम है, लेकिन दोनों का सरफेस कैसा है, सरफेस का क्या नेचर है, कोई एक रफ है, कोई एक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो वैसे केस में दोनों का ही वर्क फंक्शन अलग लगाएगा। तो ये याद रखिएगा कि वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट के केमिकल कंपोजिशन पे तो डिपेंड करता ही है, ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसके साथ साथ नेचर ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि उस सरफेस का नेचर कैसा है। तो मिनिमम H न्यू, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को, ये वर्क फंक्शन ये एनर्जी है, देखिए मिनिमम एनर्जी, और एक फोटोन का एनर्जी होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी, तो H इंटू फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये मिनिमम एनर्जी है, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को न्यू मिनिमम लिखना पड़ेगा, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, न्यू TH। तो हम लोग न्यू मिनिमम नहीं लिख के इसको न्यू TH लिखते हैं, मतलब आप यूं कह लीजिए कि आगे से इसको हम लोग H न्यू TH लिखेंगे। न्यू TH कहने का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कैपेबल है। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अगर कभी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना पड़ गया तो क्या डिफाइन करेंगे, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखते रहिएगा, ये सारी बातें एकदम आपके दिमाग में बैठना चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट है, आसान है, ध्यान से सुनेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा और सवाल बहुत इजी होते हैं। तो बाद में आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो अभी मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन काउज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब अगर न्यू TH यहां से पूछा जाए थ्रेशोल्ड, तो यहां से क्या लिखेंगे, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई H, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई H। हर मेटल सरफेस का अपना वर्क फंक्शन है। जैसे मान लीजिए ये मेटल 1 है और इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब है कि इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को तभी निकाला जा सकता है जब इंसिडेंट रेडिएशन का मिनिमम एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इससे ज़्यादा हो तो भी निकाल देगा। लेकिन ऊपर से आने वाले लाइट का एनर्जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कभी भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ज़रूरत कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मान लीजिए ये कोई दूसरा मेटल है और इसका वर्क फंक्शन मतलब 502, इसको हम लिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे देखिए यहाँ से एक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी हम गिराना चाह रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऊपर से जो लाइट आ रहा है उसके फोटोन का एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि इस मेटल 1 की बात करें तो उसका वर्क फंक्शन, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 501, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस से बाहर निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही रिक्वायरमेंट है, जबकि अभी अपना रेडिएशन में जो फोटोन है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, पॉसिबल है। मतलब इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। अब इसी रेडिएशन को अगर इस दूसरे वाले मेटल पे इंसिडेंट करवाया जाए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब सोचिए इस दूसरे वाले
मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जबकि लाने वाला 3 ही है। तो वैसे केस में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा नहीं। किसी सामान का कीमत 4 रुपया है लेकिन आपके पास 3 ही रुपया है, तो आप उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे। मतलब इस केस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने की बात यह है कि अगर फाई मतलब आने वाले फोटोन का जो एनर्जी है वो बड़ा है वर्क फंक्शन से या बराबर है वर्क फंक्शन से, तो वैसे केस में आप ये लिख लिए होंगे, तो वैसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और अगर आने वाला एनर्जी वर्क फंक्शन से छोटा है तो वैसे केस में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो एक बार जल्दी से यहाँ तक की सारी बातें आप लिख लीजिए। अच्छा, बस 1 मिनट और, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक वैसे ही एक वेवलेंथ डिफाइन किया गया, उसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा टीएच। इसके पहले आप थोड़ा सा इधर आ जाइए और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी c डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। ये रिलेशन हमारे पास वेव में पहले से ही है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसका सीधा मतलब है कि वेवलेंथ मैक्सिमम रहा होगा। मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन काउज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन काउज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। किसी का मैक्सिमम होना इसका मतलब दूसरे का उसी वक्त किसी का मिनिमम होना मतलब दूसरे का उसी वक्त मैक्सिमम होना। तो इसको डिफाइन तो अब आप खुद से भी कर सकते हैं। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, it is the maximum wavelength of incident radiation which can cause photoelectric effect। मतलब अगर लैम्डा टीएच चाहिए, जैसे आप वर्क फंक्शन को लिखिए एक बार, तो वर्क फंक्शन क्या लिखेंगे, h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अगर इसी को वेवलेंथ में लिखा जाए तो फ्रीक्वेंसी बराबर c बाय लेमडा, तो hc डिवाइडेड बाय लेमडा। लेकिन ये चूंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। इसका मतलब है कि अगर आने वाला रेडिएशंस का वेवलेंथ कम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो वैसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इंसिडेंट वेवलेंथ ये बड़ा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो वैसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये इसका जस्ट इनवर्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है या बराबर है, तो वैसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक होगा। क्योंकि कम वेवलेंथ मतलब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाएगा। ये ज़्यादा वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी, कम एनर्जी कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को फिर नहीं निकाल पाएगा। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, एक बार जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए 1 मिनट के अंदर। तो अब हम लोग
एक इसी एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सरफेस से ही निकलता है। इस मेटल का वर्क फंक्शन फाई नॉट है। फाई नॉट अगर इसका, ठीक है, इधर से इंसिडेंट रेडिएशंस इस पे आ रहे हैं, इसका एनर्जी फाई है। चूंकि इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि ये फाई बढ़ा रहा होगा वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉन को निकालने में कैपेबल होगा। अच्छा, अगर इस रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी न्यू है और इस मेटल का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू टी एच है, तो हम लोग ये रिलेशन देख चुके हैं कि न्यू नॉट बराबर एच इंटू न्यू टी एच, और अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करेंगे तो एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा टी एच। अगर यहाँ पे इसका वेवलेंथ लेमडा है तो एनर्जी की बात कर लूँ तो डेफिनेटली इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी या तो आप एच न्यू लिखेंगे या फिर एच सी अपॉन लेमडा लिखेंगे। अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। एज पर एजम्पशन आपके पास जो इंसिडेंट एनर्जी है वो ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, तो डेफिनेटली इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागेंगे। ये जब बाहर जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो बात है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कितना है। तो अब देखिए, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट आपको करके हम, मतलब लॉजिकली सुनिएगा। मान लीजिए हमारे सामने 100 बच्चे बैठे हुए हैं और उन सबको एक मूवी देखना है और उस मूवी का टिकट 200 रुपये है। उन सबको हम 1000 रुपया दे देते हैं, सबको एक एक 100 बच्चों को 1000 रुपया दे देते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ से जाओ। अब सारे बच्चे निकलते हैं, कुछ मार्केट में जाते हैं, कोई चाट खा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, कुछ और कर रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, और फाइनली वो लोग सिनेमा हॉल, कुछ तो सिनेमा हॉल पहुंच ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि यहाँ से निकलने के 1-2 किलोमीटर बाद ही उनका 1000 रुपया ख़त्म हो जाए, तो फिर आगे उनके पास ऑटो या बाइक या कार का किराया देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो आगे नहीं जा पाएंगे। मतलब अगर 100 बच्चे यहाँ से निकले हैं 1000 रुपया लेकर, तो क्या सिनेमा हॉल के गेट तक 100 के 100 बच्चे पहुँचेंगे क्या? नहीं, उससे कुछ कम पहुँचेंगे। तो मान लीजिए 40 बच्चे वहाँ पहुँच गए सिनेमा हॉल के गेट के आगे। अब बात है कि क्या ये 40 के 40 बच्चे सिनेमा देख पाएंगे? तो अभी एक और कंडीशन बाकी है। टिकट का प्राइस 200 रुपये है। रास्ते में हर कोई कहीं ना कहीं पैसा खर्च करता गया है, कुछ नहीं भी किया होगा, कुछ किया भी होगा। तो अब उन 40 में से वही बच्चा मूवी का टिकट खरीद पाएगा जिसके पास 200 या उससे ज़्यादा पैसा है। मतलब 40 बच्चे जो वहाँ तक पहुँचे हैं, उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना जिनके पास 200 रुपये से कम होंगे, तो अब वो टिकट नहीं खरीद पाएंगे, मतलब वो मूवी नहीं देख पाएंगे। और कुछ बच्चे वैसे रहे होंगे जिनके पास पैसे 200 से ज़्यादा है, तो वो टिकट खरीद के अंदर जा सकते हैं। तो मान लीजिए उन 40 में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 200 या उससे ज़्यादा पैसा है, तो वो टिकट खरीद के अब सिनेमा चले जाएंगे। अब इसी चीज़ को यहाँ एक्सपेरिमेंट पे लेकर आते हैं कि अगर इसका वर्क फंक्शन 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना ज़्यादा होता नहीं है, बस केवल एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, और यहाँ से फोटोन जो आ रहे हैं इनका एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे ऐसे मान लीजिए 100 फोटोन गिरे हैं, ऐसे ऐसे 100 फोटोन गिरे, तो क्या यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं। जब ये फोटोन यहाँ पे गिरेंगे और ये इलेक्ट्रॉन उन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर वाला, और उसके बाद जब फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया तो उनके पास एनर्जी आ जाएगा और वो जहाँ तहाँ निकलने के चक्कर में टक्कर करेंगे और अपना एनर्जी बर्बाद करेंगे। और हो सकता है कि जब ये सरफेस पे पहुँचे तो इसके पास 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचे ही नहीं, तो वैसे केस में फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 200 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया, वो तो सरफेस से बाहर जाने के लिए एलिजिबल है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर 100 फोटोन आए और 100
ये 100 फोटोन को यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया तो ये 100 के 100 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, अब बात है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया उनके पास एनर्जी कितना होगा। तो एक बात बताइए, हम उस सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, थिएटर के अंदर आने के बाद हम उनका पैसा काउंट करते हैं कि तुम्हारे पास कितना बचा है, तो सबसे मिनिमम कितना मिलने का चांस है? 0। कोई तो वैसा बच्चा होगा ना जो कि जब सिनेमा हॉल के सामने पहुंचा होगा तो उसके पास एग्जैक्ट 200 रुपये बचे होंगे और वो टिकट लेके अंदर आ गया। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो वैसे में कुछ इलेक्ट्रॉन वैसे होंगे जिनके पास मिनिमम एनर्जी 0 रहा होगा, जस्ट निकल गया होगा। कोई बच्चा वैसा भी होगा जो बहुत मोटिवेटेड होगा, सिनेमा देखना है, जब सिनेमा ही देखना है, जैसे ही पैसा दिए चुपचाप यहाँ पे एकदम पैदल ही निकल गया सिनेपोलिस और उसके बाद वहाँ पे जाके 200 रुपये का टिकट लिया और अंदर चला गया। तो अंदर में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके पास मैक्सिमम कितने पैसे मिलने की संभावना है? 1000 रुपया हम दिए हैं, 200 रुपये का उन्होंने टिकट ले लिया, तो मैक्सिमम 800 रुपया मिलने की संभावना है। मतलब सिनेमा हॉल के अंदर जितने भी बच्चे आए हैं उनको अगर हम चेक करें कि कितना पैसा है तो वो 0 से लेकर 800 के बीच में आएगा। मतलब किन्हीं भी बच्चे के पास 800 से ज़्यादा रुपया नहीं मिलेगा। ये सब आइडियल कंडीशन है, मतलब बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में भाई मिल गया 100 रुपया और दे दिया, ऐसी बातें नहीं है। एकदम आइडियल केस है, एक बार यहाँ पैसा लिया और सिनेमा हॉल जाना है बीच में खर्च करते हुए, कहीं और से इनपुट इनटेक नहीं आना चाहिए। यही बात थोड़ा अब टर्म्स में लिखें, मिनिमम एनर्जी कितना रहा होगा? तो मिनिमम एनर्जी तो 0 है। ये मैक्सिमम एनर्जी कितना है? 800। 800 कहने का मतलब इंसिडेंट एनर्जी माइनस ये 200, तो इसका वर्क फंक्शन है। तो आइंस्टाइन ने बताया कि काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होगा। इससे ज्यादा एनर्जी किसी भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, अब इस चैप्टर का पहला मैथमेटिकल फॉर्मूला आ रहा है और ये बहुत आसान है। मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा? जितना वो लेकर आया है, और 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतना एनर्जी तो सरफेस से बाहर जाने का किराया है। सरफेस से बाहर निकलने के लिए इतना किराया देना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इतना ही होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर जहाँ तहाँ टक्कर करने में ऐसा हो सकता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचे तो इसके पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा रहे। अब सरफेस से बाहर जाने के लिए 200 किराया देना पड़ेगा, तो 200 किराया देके जब यहाँ निकलेगा तो 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 800 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये आइंस्टाइन ने पहली बार बताया कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये बाहर निकल रहा है उसका मैक्सिमम एनर्जी इतना ही होगा। अब इसी को अलग अलग टर्म्स में लिख के देखिए, ये h इंटू न्यू, ये h इंटू न्यू टी एच। अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखना है तो ये hc बाई लेमडा, जहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशंस का वेवलेंथ लेमडा है, माइनस hc डिवाइडेड बाई लेमडा टी एच। वो तो तरह तरह के इक्वेशंस लिखे जाते हैं। ये पहली बार आइंस्टाइन ने बताया था, इसीलिए इसको हम लोग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क फंक्शन एक तरह का किराया है जो कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर जाने के लिए देना पड़ता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ चुका होगा कि अगर यहाँ आने वाला 200 से कम एनर्जी होता तो क्या एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता? नहीं। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि 200 तो किराया ही देना है और वो उससे कम लेकर आ रहा है, तो वैसे केस में उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो किराया देकर बाहर जा सके। यही वजह है कि वैसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यही कारण है कि शुरुआत में हम सुटेबल रेडिएशंस की बात कर रहे थे। सुटेबल कहने का मतलब केवल वही रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकता है जिसके पास 200 या उससे ज़्यादा एनर्जी है।
इससे ज़्यादा कोई सा भी 201 ले आइएगा तो भी करवा देगा, 205 ले आएगा तो भी करवा देगा, 1000 ले आएगा तो भी करवा देगा। लेकिन इससे कम 199 भी ले आएंगे ना तो भी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा। तो यही मतलब था सुटेबल रेडिएशंस का। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और इसमें बताना है हमको कि इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। आप तो इंस्टेंटेनियस ही याद रखिए। वैसे 10⁻⁸ सेकेंड का गैप होता है। 10⁻⁸ मतलब आप समझ सकते हैं 100 एंगस्ट्रॉन सेकेंड, मतलब नैनो में बोला जाए तो 10 नैनो सेकेंड, इतने सेकेंड का ही केवल गैप होता है, मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एमिशन is instantaneous. Is instantaneous. एक बात और लिखिएगा, ऊपर हम मिटा ले रहे हैं। जितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उससे कम इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्योंकि यहाँ से 100 बच्चों को पैसा दिए हैं तो सिनेमा हॉल के भीतर केवल 10 बच्चा पहुँचा है, बाकी 90 बच्चे किसी न किसी कारण से वो नहीं मूवी थिएटर के अंदर नहीं जा पाए। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। मतलब हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को अब्जॉर्ब किया लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। लिमिटिंग केस में बराबर लिख सकते हैं लेकिन ये बराबर कभी नहीं होता, ये हमेशा 100 मतलब 1/100 1/200 इस रेंज में होता है। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं। बस एक टर्म है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले और कितने फोटोन इंसिडेंट हुए। मिटा देता हूं इसको। एक टर्म है क्वांटम एफिशिएंसी। ये सब केवल टर्म है, कभी सवाल नहीं पूछता इससे, कभी यूज कर लेता है बस कि क्वांटम एफिशिएंसी इतना है, तो आपको मालूम चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, अगर यहां से 50 इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं और यहां से आने वाले रेडिएशन की संख्या 10,000 है, 10,000 फोटोन, तो क्या आप बता सकते हैं क्वांटम एफिशिएंसी कितना होगा? ये 50 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, 100 कर लेते हैं इसको, 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है जबकि इंसिडेंट 10,000 हुआ है, इसका मतलब 0.01। और अगर परसेंटेज में लिखना पड़ जाए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्वांटम एफिशिएंसी 1% है। मतलब 100 फोटोन गिराएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ये मीनिंग है क्वांटम एफिशिएंसी का। तो जस्ट एक टर्म है, आप याद रखिएगा। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। हमारे पास एक सवाल है, 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर वेवलेंथ आर यूज्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल। ये हमारे पास कोई मेटल है M, यहाँ से रेडिएशन आ रहे हैं 400 नैनोमीटर का, और
इसी मेटल पे दूसरी बार हम लोग वेवलेंथ जो इंसिडेंट करवा रहे हैं वो है 600 नैनोमीटर का। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला, मतलब ये जो लैम्डा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। ऑब्जर्वेशन क्या है? इट इज ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन बोथ केसेस इज 2:1। मतलब यहां पे अगर वेलोसिटी का मैक्स v1, ये v1 लिख रहे हैं और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको v2 लिख रहे हैं, v1 का मैक्सिमम वैल्यू और v2 का मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच का रेशियो दे रखा है 2:1। मतलब अगर इसको हम लोग v मान लें तो ये वाला चीज अपने पास 2v होगा, तभी तो 2:1 का रेशियो आएगा। मतलब इस केस में इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 2v, तो दूसरे वाले केस में इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वेलोसिटी v। चूंकि दोनों केस में मेटल सेम है तो जो वर्क फंक्शन यहाँ है एग्जैक्टली वही वर्क फंक्शन यहाँ भी रहा होगा। दोनों केस में वर्क फंक्शन सेम है और यही हमसे पूछ भी रहा है, फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल 5 बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और एक बार आपका आंसर आ जाए तो वीडियो को प्ले करके देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। अभी तक हम लोग देखे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये है फाई माइनस फाई नॉट। यहां पे दोनों ही केस में मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो बता रखा है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले वाले केस का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होगा पहले केस में आने वाला इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये दूसरे केस में इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी φ2 माइनस वर्क फंक्शन। चूंकि मेटल सेम है इस वजह से दोनों केस में वर्क फंक्शन सेम है। एक बार ये वाला हिस्सा पता करना है। ये हिस्सा हम लोग को दे रखा है, कैसे दे रखा है? φ1 आप क्या लिखेंगे? वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, इसका मतलब hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये होता है एनर्जी। hc का वैल्यू आप याद रखिएगा, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट इनटू c। इसको एकदम गेट बाय हार्ट याद रखिएगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। आप कहीं साइड में लिख लीजिए, लास्ट में लिख देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं hc। इन दोनों को क्योंकि h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है और ये बार बार यूज होता रहेगा, तो आप बार बार आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन का जो डेटा है वो याद रखिएगा, या तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर या फिर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। आपको जो अच्छा लगे वो याद रखिएगा। दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में है, अगर 1240 बोल रहे हैं तो नैनोमीटर, अगर 12400 बोल रहे हैं तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम। तो चूंकि ये लैम्डा नैनोमीटर में है इसीलिए हम लोग नैनोमीटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना है? 400 नैनोमीटर। ये 400 नैनोमीटर, यहाँ से आपका नैनोमीटर कट कैंसिल हो चुका होगा और ये 1240 डिवाइडेड बाई 400, तो ये आ रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पहले वाले केस में जो रेडिएशंस आ रहे हैं उनमें फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक वैसे ही दूसरे वाले केस में भी आप φ2 बता सकते हैं। φ2 बराबर क्या लिखेंगे आप? दूसरे वाले केस में आने वाले रेडिएशंस का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, मतलब φ2 hc डिवाइडेड बाई ये लैम्डा 1 कह लीजिए, इसको हम लोग लैम्डा 1 कह लेते हैं और इसको हम लोग लैम्डा 2 कह लेते हैं। तो ये hc डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, तो ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर कैंसिल, ये डिवाइड करेंगे हम लोग, ये देखिए कितना आ रहा है 12.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया, मतलब ये मालूम है, ये वाला टर्म मालूम है, ये वाला टर्म मालूम है, ये निकालना है तो डेफिनेटली ये वाला टर्म मालूम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, K1 मैक्सिमम डिवाइडेड बाई K2 मैक्सिमम बराबर
ये φ1 कहने का मतलब है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस φ0। φ2 कहने से मेरा मतलब है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस φ0। K1 मैक्स कहने का मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m V1 मैक्स का स्क्वायर। K2 मैक्स कहने से हमारा मतलब है हाफ m V2 मैक्स का स्क्वायर। राइट साइड में कोई बदलाव नहीं, 3.1 माइनस φ0 डिवाइडेड बाई 2.06 माइनस φ0। ये हाफ m खत्म हो गया। अभी कहाँ पे सॉल्व करूँ, ऊपर से सवाल मिटा देते हैं। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से खत्म हो रहा है, ये V1 मैक्स डिवाइडेड बाई V2 मैक्स। V1 मैक्स डिवाइडेड बाई V2 मैक्स, ये तो स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3.1 माइनस φ0 डिवाइडेड बाई 2.06 माइनस φ0। ये इन दोनों का रेशियो हम लोग को बता रखा है, V1 मैक्स बाई V2 मैक्स। ये रेशियो सवाल में दे रखा है 2:1 है। ये वाला रेशियो 2:1, उस पर आप स्क्वायर लगाइए तो ये 4 बराबर 3.1 माइनस φ0 डिवाइडेड बाई 2.06 माइनस φ0। तो यहाँ से आप जल्दी से φ0 निकाल के बताइए कितना होगा, तब तक हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आ गया आपका φ0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जिस मेटल को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया गया है उस मेटल का वर्क फंक्शन 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यही वजह है कि जब छोटा वेवलेंथ आया, मतलब बड़ा एनर्जी आया, तो वेलोसिटी ज़्यादा, मैक्सिमम वेलोसिटी ज़्यादा। जब बड़ा वेवलेंथ आया मतलब छोटा एनर्जी आया, तो उस केस में वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कम। और इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:1, तब जब वर्क फंक्शन 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो इस तरीके से हम लोग सवाल करते हैं। जिनसे आ गया उन बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं आया वो एक बार इसको जल्दी से देख लें, जल्दी से लिखिए इसको, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। तो ये वीडियो यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे कैसे आया, लेनार्ड ने सारा एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेनार्ड ने कौन कौन सा ग्राफ प्लॉट किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट में बताया, क्या क्या रिजल्ट था, और आइंस्टाइन उसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूव कर दिए, इन चीज़ों को हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। मतलब अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा कंप्लीट कर लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डिफरेंट डेफिनेशंस, जैसे वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, फिर हम लोगों ने सवाल भी करा। तो इन सारी बातों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, 2-3 बार घर पे बैठ के पढ़िए। बहुत आसान सी चीज़ है। IIT हो या नीट हो, इससे सवाल पूछते रहते हैं और काफ़ी सिंपल नेचर के सवाल बनते हैं। तो आप इस कुछ टर्म्स हैं, जैसे कांस्टेंट आएंगे H/C, इसको डायरेक्टली इसका वैल्यू याद रखना है। इसको बार बार आप मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे कि H बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C मतलब 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टाइम लॉस होगा। इसीलिए जब मॉडर्न को आप सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ कॉन्स्टेंट्स जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस में यूज होते रहते हैं, उनका डेटा हम लोग डायरेक्टली याद रखते हैं ताकि हम लोग सवाल को कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो आई होप आज का ये वाला लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करेंगे, उसको हम आगे देख लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।